नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 13, 11, 19 जून 2019 वाले एग्जाम में आ चुकी हैं। इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो हमारे क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो इस एडिशन के हिसाब से है। किसी दूसरे एडिशन में, किसी दूसरी किताब में ये सीक्वेंस कुछ और भी हो सकता है। तो आप इस एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से इन क्वेश्चंस को, इन सेंटेंसेस को अपने वाले एडिशन में किताब में ढूंढ लें। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इन क्वेश्चंस को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वोकैब का यूज कैसे करें। मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं, कमेंट आता है कि सर वोकैब का सेशन भी स्टार्ट कराइए। भैया, वोकैब ही है ये। यहाँ पर आपको वर्ड्स फ्रेजेस का मीनिंग जानना ही काफ़ी नहीं है। आपको यहाँ पर ये भी जानना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा कि किस मीनिंग का वर्ड, किस मीनिंग की फ्रेज, किस कंटेक्स्ट में, किस तरह की स्ट्रक्चर में, किस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक तरह से वोकैब का इम्प्लीमेंटेशन ही है ये। यहाँ पर आप वोकैब यानी कि वर्ड्स के मीनिंग और फ्रेजेस जानने के साथ साथ आप उनके यूसेस के बारे में भी जानते हैं। आप समझते हैं कि इसको हम किस तरह के स्ट्रक्चर में, किस तरह की मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, शुरू कर लेते हैं हम आज के सेशन को। फिल इन द ब्लैंक्स पर हमारा सेशन है। ये मेरे ख्याल से हमारी जो है 12वीं वीडियो है। 11 वीडियो जो है इस किरण पब्लिकेशन के इस एडिशन से हम पहले बना चुके हैं। 121वां सेंटेंस जो कि इस वीडियो का पहला सेंटेंस है। कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, पैसिफाई एंड रिलैक्स, कोमा लगाया गया, दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड, फिर एक ब्लैंक छोड़ दिया गया। अब देखो, इसको फटाफट जो है हम सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके किस तरह की मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। फिर हम देखेंगे कि इन 4 ऑप्शंस में से किस वाले ऑप्शंस को यहाँ पर होना चाहिए, और ये हमें बहुत तेजी से करना होगा। कलर जो कि एक नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में लगाए गए हैं। दिस से एक एडिशनल क्लोज हो गई। अब यहाँ पर एक कोमा लगाया जाना चाहिए था इस एडिशनल क्लोज को अलग करने के लिए। वो कोमा या तो करंट पब्लिकेशन वाले खा गए या एसएससी वाले खा गए। ठीक है, दिस से एक एडिशनल क्लोज हो गई। कलर्स जो कि सब्जेक्ट था उसका प्रेडिकेट हो गया हैव द पावर। हैव यहाँ पर मेन वर्ब के फंक्शन में है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया द पावर। ठीक है, टू काम, पैसिफाई एंड रिलैक्स, ये एक इन्फिनेटिव लगा है। एक ही इन्फिनेटिव में 3 वर्ब्स को एंड कंजंक्शन के द्वारा जोड़ दिया गया। पहली वाली 2 को अलग करने के लिए कोमा लगा दिया गया और फिर बाद में लिख दिया गया एंड कंजंक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव, टू काम, पैसिफाई एंड रिलैक्स। और ये इन्फिनेटिव आया है इस हैव के पर्पस को, रीजन को रिफर करने के लिए कि हमें ये जो पावर हैव करनी है, पावर ऑन करनी है, ये हमें क्यों करनी है, वाई। इस कोमा से जो है अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया इस क्लोज को। दूसरी क्लोज यहाँ पर स्टार्ट की गई, चूंकि कोमा लगा दिया गया था तो कंजंक्शन की जरूरत नहीं थी। दूसरी क्लोज में क्या लिखा हुआ है, दे प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। कैन यहाँ पर मोडाल की तरह लगाया गया है, मोडाली होता है, हेल्पिंग वर्ब है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया गया है। दे रिफर कर रहा है यहाँ पर कलर्स को। कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड यहाँ पर क्या आनी है, वर्ब। देखिए, एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है वर्ब्स को, 3 वर्ब को जोड़ा गया है। पहली वाली 2 को कोमा से अलग कर दिया गया और तीनों जो है मेन वर्ब है। एनर्जाइज का मतलब जानते हैं, मेक समवन हैव एनर्जी। एक्टिवेट का मतलब आप जानते हैं। एंड क्या आना चाहिए यहाँ पर, इनविगोरेट, इन्वॉल्व, इंटरेस्ट, एनरेज। ठीक है, चारों शब्दों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं ये पता होना चाहिए। पहले मैं एनविगोरेट का बता देता हूँ। मैं मीनिंग बता दूंगा, आप खुद लगा देंगे। एनविगोरेट का मतलब हो सकता है, देखिए ये जो एनविगोरेट है ये लेस कॉमन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इनविगोरेट। दोनों का एक ही मतलब है। आप एनविगोरेट लिख दीजिए, इनविगोरेट लिख दीजिए। इनविगोरेट ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है इस वर्ड की। दोनों का मीनिंग है to give someone strength, energy and life. To give someone or something, to give someone or something strength, energy and life। या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं,
टू मेक समवन फील healthier, fresher and more energetic। आपने कुछ ऐसा कर दिया कि वो जो है ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा है, ज़्यादा हेल्दी फील कर रहा है, ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है। आपने उसको क्या कर दिया, इनविगोरेट कर दिया। ये इनविगोरेट का मीनिंग होता है। अभी तक कंटेक्स्ट और जिस तरह का मीनिंग कन्वे किया जा रहा है सेंटेंस में, ऐसा ही लग रहा है कि इसी वर्ब को जो है यहाँ पर लगाया जाना चाहिए था, जो कि सिंटैक्टिकली भी सही है और कंटेक्स्ट के हिसाब से भी सही है। हालांकि जो इनविगोरेट वर्ब है ये ट्रांजिटिव फंक्शन में यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज की गई है। बस एक उसके स्ट्रक्चर से कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है, करना ही पड़ेगा जब और कोई ऑप्शन नहीं आएगा तो। बाकी के ऑप्शन में जो वर्ब है मैं इनके मीनिंग आपको बता देता हूँ। इन्वॉल्व का क्या मीनिंग हो सकता है? इन्वॉल्व का मीनिंग होता है, ये भी जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इन्वॉल्व का मतलब होता है टू इंक्लूड और एंगेज समवन और समथिंग in an activity, condition और सिचुएशन। तो ऐसा तो है नहीं है जो कलर है वो हम इंक्लूड कर लेते हैं या वो हम एंगेज कर लेते हैं, तो ये तो मीनिंग के बाहर की बात हो गई, ये तो आनी नहीं है। इंटरेस्ट देख लेते हैं, इंटरेस्ट का क्या मीनिंग हो सकता है? INTEREST। देखिए इंटरेस्ट जो है ना वर्ड, ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मीनिंग होता है द फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी और अटेंशन। आपके अंदर किसी चीज को जानने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए, किसी काम को करने के लिए, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए जो फीलिंग्स है, उसी फीलिंग्स को इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आप अगर किसी चीज को जानना समझना चाहते हैं तो वो किसी चीज को जानने समझने की जो फीलिंग है आपके अंदर, वो क्या है? आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का मतलब हो गया द फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी एंड अटेंशन। जब ये वर्ब होती है तो इसी मीनिंग को कन्वे करने लगती है, बस फंक्शन चेंज हो जाता है। वर्ब होगी इंटरेस्ट का मतलब हो जाएगा टू मेक समवन फील दिस वे। ठीक है, फिर एक वर्ड दिया है आपको एनरेज। एनरेज का मतलब होता है टू कोज समवन टू बिकम वेरी एंग्री, किसी को गुस्सा दिला देना। एनरेज, कुछ ऐसा कर देना, कुछ ऐसा कह देना कि उसे गुस्सा आ जाए। एनरेज का मतलब हो गया, ये भी एक तरह की ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? पर्सन रहेगा। आप किसी कुर्सी को, मेज को, किसी थिंग को एनरेज नहीं कर सकते, किसी पर्सन को ही एनरेज कर सकते हो। टू कोज समवन टू बिकम वेरी एंग्री। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हमने जान लिए। यहाँ पर सही वर्ड जो आना था वो आना था इनविगोरेट। दे कैन, कलर्स कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड इनविगोरेट। अब लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना था, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर अंडरस्टूड ले लिया। कंटेक्स्ट जो है इस तरह से लिया गया है कि सभी को रिफर किया जा रहा है, ऑल ह्यूमन, ऑल पर्संस को रिफर किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि स्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने जैसा है, बट करना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी के ऑप्शन तो मीनिंगफुल है ही नहीं। 121 का हो जाएगा आपका फर्स्ट। 122 पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एंशियंट ग्रीस वुमेन वर नॉट अलाउड। यहाँ पर एक इन्फिनेटिव लगाया गया है। अब इन्फिनेटिव लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इन द ओलंपिक गेम्स। इन एंशियंट ग्रीस, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया एंशियंट ग्रीस। ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई एक एडवर्ब प्लेस, कोमा लगाकर इसको लग किया गया। वुमन हमारा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वर नॉट अलाउड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्या है? पैसिव स्ट्रक्चर का हमने यूज किया है। पैसिव स्ट्रक्चर का यूज किया है, नोट लगा दिया गया एडवर्ब को, मेन वर्ब से इसको पहले लगाया जाता है। अब देखिए 2 + B1 लगाया गया यहाँ पर उस अलाउ के पर्पस को रिफर करने के लिए कि क्यों अलाउ नहीं की जाती है वो। तो ये जो इन्फिनेटिव होते हैं, जब ये एडवर्ब पर्पस होते हैं तो ये वाई का रिप्लाई होते हैं, एडवर्ब ऑफ पर्पस।
अब यहाँ पर देखिए कोई वर्ब आनी है, चूंकि एक इन्फिनेटिव लगा है तो यहाँ पर एक वर्ब आनी है, और वर्ब भी ऐसी आनी है जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं है, लिखा क्या है, इन प्रीपोजिशन लिखा है। तो टू के बाद यानी कि इस इन्फिनेटिव में कोई ऐसी वर्ब आनी है जो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो, और ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जिसके बाद प्रीपोजिशन इन आ सके। बाद में उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा है द ओलंपिक गेम्स, यानी कि उस इवेंट का नाम लिखा है जिस इवेंट की बात की जा रही है। तो compete, कोलाइड, कंप्लाई, कोप। compete का मैं मीनिंग बता देता हूं आपको। compete एक बहुत अच्छी वर्ब है और कहीं भी यूज हो सकती है। compete का मीनिंग होता है टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट टू विन। जीतने के लिए किसी कॉन्टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट करना, टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट टू विन। एक मीनिंग तो यही हो गया इसका। अब दूसरा मीनिंग देखो, इस मीनिंग में compete के साथ, compete तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ठीक है। आप खुद ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी को करवा थोड़ी रहे हो, आप खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो जो वर्ब का, कंप्लीट वर्ब का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट तक ही सीमित रह जाता है, डूअर तक ही सीमित रह जाता है। तो कंप्लीट एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इस मीनिंग में कंप्लीट के साथ जो प्रीपोजिशन आएगी, चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो लिख नहीं पाओगे, लेकिन अगर हमें बताना है कि वो क्या कॉन्टेस्ट है या वो क्या इवेंट है जिसमें कंप्लीट किया गया है, तो यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन लगाकर चलते हैं। देखिए इसके मीनिंग में भी इन लगा हुआ है। क्या कह रहे हो, यही मीनिंग बैठ रहा है क्या? यही मीनिंग, यही स्ट्रक्चर बैठ रहा है शायद कंप्लीट का। फिर भी देख लेते हैं पूरी तरीके से इसको। कंप्लीट का एक मीनिंग आप ये भी हो सकता है कि टू ट्राई टू बी मोर सक्सेसफुल देन अदर्स। अगर आप अपने किसी दोस्त से, आप अपने किसी पड़ोसी से ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उससे compete कर रहे हैं। तो compete को इस मीनिंग में भी यूज कर सकता है। देखिए compete के साथ इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे अगर हम किसी इवेंट को रिफर कर रहे हैं, उस इवेंट को जिसमें compete किया गया। compete के साथ आप विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विद प्रीपोजिशन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे उस दूसरे कंटेस्टेंट को जिसके साथ आप compete कर रहे हैं। आपका अपोजिट कौन है, ठीक है। compete विद समवन, तो compete विद समवन और compete इन लगाएंगे तो आप किसी इवेंट को लिखेंगे यहाँ पर। तो ये दो तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज की जाती है। पहली वाली स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर यूज की जा रही है। आपके वाले सेंटेंस में जो कंटेक्स्ट है, जो मीनिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो उसके compete के पहले वाले मीनिंग को रिलेट करके दी गई है। कोलाइड का मतलब जान लेते हैं। कोलाइड का क्या मतलब हो सकता है? कोलाइड भी अच्छी वर्ब है, कहीं और आ सकती है। देखो किसी आंसर का, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना बिना किसी रीजन को बताए, बिना उसके सिर पैर बताए कि ऐसा क्यों हुआ, बहुत आसान है। 2 लाइनों में कोई भी जो है बताकर निकल सकता है। मैं भी अगर इसी लेक्चर को मैं 10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन ये लेक्चर 34 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, कभी कभी 50 मिनट, 1 घंटे का हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी समझ पर काम किया जा रहा है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि बाकी के जो ऑप्शन है अगर वो नहीं लिए जाने हैं, वो नहीं चुने जाने हैं, तो वो क्यों नहीं चुने जाने हैं। और ये आपको एक लॉजिकल, रीजनेबल तरीके से बताया जा रहा है कि आपको कुछ भी रटने रटाने की जरूरत ना पड़े, आपकी समझ का इस्तेमाल हो। ये जो अंडरस्टैंडिंग आपको दी जा रही है, इसी अंडरस्टैंडिंग को देने के लिए इतने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, इतना टाइम दिया जा रहा है। तो कई बार मेरे पास कंप्लेन आती है कि सर लेक्चर 6 सेंटेंस के लिए 40 मिनट कहाँ से दें। ये केवल 6 सेंटेंस नहीं है। इन 6 सेंटेंस के माध्यम से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग तैयार करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा वर्ड है हमारा कोलाइड। कोलाइड जो है, कोलाइड का मतलब होता है टू हिट बाय एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंट मतलब जानबूझकर नहीं किया, एक्सीडेंटली आप किसी से हिट कर गए। और कब? वाइल मूविंग, चलते फिरते किसी से हिट कर जाना।
मैं जा रहा हूँ, मैं अपने काम में अपनी बातों में मग्न हूँ, अपने विचारों में खोया हूँ, मैं किसी से टकरा गया, मैं क्या कर गया, कोलाइड कर गया। तो इस कोलाइड के साथ, कोलाइड भी इंट्रांजिटिव नेचर की बात है, आप खुद ही तो कोलाइड करते हो, किसी दूसरी चीज को कोलाइड करने के मीनिंग में इस वर्ड को यूज नहीं किया जाता है। कोलाइड, खुद कोलाइड भी ऐसी बात है जिसका इफेक्ट जो है खुद सब्जेक्ट तक ही सीमित रहेगा। इंट्रांजिटिव नेचर की बात है, इसके साथ भी आप विद प्रीपोजिशन लगाएंगे उस दूसरे ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए जिससे आप कोलाइड कर गए। देखिए कोलाइड से बनता है कोलिजन, ये है कोलिजन, एक कार दूसरी कार से कोलाइड कर गई, दिस कार कोलाइडेड विद दैट कार। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई बहुत अच्छी वर्ब है, कॉम्प्लाई वर्ब का बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कभी ये क्लोज टेस्ट में आ जाएगी, कभी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाएगी, वो कैब में प्रीवियस ईयर का वर्ड है कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब होता है, कॉम्प्लाई भी एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाना है। कॉम्प्लाई का मतलब होता है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू अ रूल, लॉ, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रिंसिपल, नॉर्म्स, etc। ठीक है, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू अ रूल, ऑर्डर, लॉ, रिक्वेस्ट, प्रिंसिपल, नॉर्म्स। अब देखिए कॉम्प्लाई चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो कॉम्प्लाई के साथ आप लगाते हैं विद प्रीपोजिशन। कॉम्प्लाई के साथ आप लगाते हैं विद प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट, समथिंग लिख देता हूं यहाँ पर, वो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है यहाँ पर जो किसी रूल, लॉ, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रिंसिपल या नॉर्म्स को रिफर कर रहा हो। कॉम्प्लाई विद अ रूल, कॉम्प्लाई विद अ लॉ, यानी कि विद प्रीपोजिशन अगर आप इसके साथ कॉम्प्लाई के साथ लगाओगे तो ऑब्जेक्ट को रूल, लॉ, ऑर्डर होगा जिससे आप कॉम्प्लाई कर रहे हो। कॉम्प्लाई के साथ हम एक्चुअली में बाय प्रीपोजिशन भी यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लाई के साथ अगर आप बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है किसी मैनर को रिफर करने के लिए कि ये जो कॉम्प्लाई वाली एक्टिविटी है कैसे की गई, हाउ का रिप्लाई देने के लिए, एडवर्ब मैनर लगाने के लिए। यानी कि ये जो बाई प्रीपोजिशन के बाद आप यहाँ पर लिखोगे, ये एक तरीके से एडवर्ब मैनर हो गई कि कॉम्प्लाई कैसे किया गया, किसी रूल के साथ, किसी लॉ के साथ कॉम्प्लाई कैसे किया गया। और बाई प्रीपोजिशन लिखते हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि एक जीरेंट है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर भी यूज की जा सकती है ये बताने के लिए कि आपने किसी लॉ, किसी रूल से कैसे कॉम्प्लाई किया। कॉम्प्लाई बाय प्रीपोजिशन, बाय प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट जो होगा वो जेरेंट होगा जो किसी एक्टिविटी को रिफर कर रहा होगा, और ये बाय प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई एडवर्ब मैनर, कॉम्प्लाई के मैनर को रिफर करने के लिए। फिर एक वर्ड हमारे सामने आता है कोप। कोप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर आती है। कोप का मतलब हो जाता है टू डील सक्सेसफुली विद a difficult situation, to deal or to handle successfully with a difficult situation। देखिए इसके मीनिंग में भी विद लगा हुआ है, डील के साथ भी हम विद प्रीपोजिशन लगाकर चलते हैं, और कोप के साथ भी जो है विद प्रीपोजिशन आती है, कोप विद समथिंग, और ये समथिंग रिफर करता है उस सिचुएशन को जिसको आपने डील किया। यहां से जो एरर आती है स्टूडेंट्स के सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आती है कि कोप के साथ आप एडवर्ब को लगाकर फिर विद लगाता है, या कोप आप लिख देगा। देखिए कोप के साथ, कोप एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, वो बात सही है, लेकिन इसके साथ इस अप एडवर्ब को लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। अप एडवर्ब की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मीनिंगफुल स्ट्रक्चर नहीं बनता अप एडवर्ब को लगाने से। कोप एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, या तो उसे बिना किसी प्रीपोजिशन के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के लिख दो। अगर उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लिखना ही चाहते हो, यानी कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन लिखना चाहते हो जिसको उसने डील किया, तो विद प्रीपोजिशन लगाकर आप लिखेंगे। ये बात जो है कोप के बारे में ध्यान रखना। सेंटेंस तो आपका पहले ही हो गया था, 122वें का फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स। ये कहा जा रहा है कि एंशिएंट ग्रीस में वुमेन्स को जो है अलाउ नहीं था कि वो कॉन्टेस्ट में, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सके, और खासकर ओलंपिक गेम्स में। ये हो गया 122, 123 पर चल लेते हैं।
क्या लिखा हुआ आपके सामने, लिखा हुआ कलरफुल साइक्लोथॉन। देखिए साइक्लोथॉन जैसे मैराथन होता है वैसे साइक्लोथॉन होता है। ये रहा साइक्लोथॉन, ये है आपके सामने एक साइक्लोथॉन। बहुत सारे लोग साइकिल लेकर इस तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े और ड्रेसेस पहनकर, अटायर पहनकर निकल जाते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक, किसी स्पेसिफिक टॉपिक या इशू के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। ये एक रेसिंग कंपटीशन भी हो सकता है और एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो सकता है। जैसे मैराथन होता है वैसे साइक्लोथॉन होता है। जैसे मैराथन के बारे में सुना होगा ना आपने, वैसे होता है साइक्लोथॉन। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ, कलरफुल cyclothon was organized on the Pribilangia of World Sparrow Day to mark the progress of making Ganjam the first sparrow-friendly district of Odisha. ओके, देखिए साइक्लोथॉन एक इवेंट हो गया और वो कलरफुल बताने के लिए उसको एडजेक्टिव लगा दिया गया। ये यहाँ पर आर्टिकल हो गया, पूरी नाउन फ्रेज जो है सब्जेक्ट के फंक्शन में है। वाज ऑर्गेनाइज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर लिखी है। ऑन लिखा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। दा हो गया वो आर्टिकल डिटर्मिनर जिसको स्पेसिफिक, जिस नाउन को स्पेसिफिक किया गया है उस नाउन से पहले लिखा है। अब देखिए ऑन प्रीपोजिशन लगाया जाता है ओकेजन के लिए, डे के लिए, डेट को रिफर करने के लिए। उस हिसाब से ओकेजन यहाँ पे आ जाना चाहिए। लेकिन अब हमें मीनिंग भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ये लगभग सिमिलर मीनिंग को, ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड हैं, लेकिन चारों में जो है बहुत ही सटल डिफरेंस है। अलग अलग कंटेक्स्ट में जो है चारों वर्ड्स को यूज किया जाता है। आप तब तक लगाने की कोशिश करो, मैं एक बार फटाफट जो है स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट कर देता हूँ। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ, प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद वर्ड स्पैरो डे आ गया, वो बताने के लिए कि ये जो ओकेजन है किससे रिलेट कर रहा है। टू मार्क यहाँ पर इन्फिनेटिव लग गया पर्पस को बताने के लिए कि क्यों ऑर्गेनाइज किया गया। मार्क चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है द प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस किसकी थी, प्रोग्रेस को रिलेट करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑफ मेकिंग गंजाम। अब देखिए जो मेक है ना, ये एक ऐसी वर्ब है जो अपने ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। मेक गंजम द फर्स्ट स्पैरो फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मेक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया गंजम और द फर्स्ट स्पैरो फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट ये हो गया इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट। इस पर भी जो है मैं लेक्चर दे चुका हूं। हमारे जो वर्ब चैप्टर इसी चैनल की वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट को पूरा देख दीजिए आप। वहां पर वर्ब के बारे में बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। उसके बाद वर्ब में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऑफ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑफ उड़ीसा लगाया गया है इस डिस्ट्रिक्ट को रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पर 4 वर्ड आपको दिए गए हैं। ऑन प्रीपोजिशन देखकर मुझे लगा कि ओकेजन होना चाहिए, बट कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। मैं इनके मीनिंग, मैं इनके कंटेक्स्ट आपको समझा देता हूँ, आप चूज करना कि कौन सा वाला आना है। देखिए ओकेजन का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है, ओकेजन का मतलब हो गया एन स्पेसिफिक इवेंट, सेलिब्रेशन। किसी स्पेसिफिक सेलिब्रेशन को आप ओकेजन कह सकते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम को आप ओकेजन कह सकते हैं। फेस्टिविटी का मतलब क्या हो गया, फेस्टिविटी का मतलब होता है एक्टिविटीज। फेस्टिविटी, या मैं और इसको अच्छे से लिखना चाहूं तो फेस्टिविटी नाउन ही है और इसका मतलब होता है जॉयफुल एक्टिविटीज और एटमॉस्फेयर। जॉयफुल एटमॉस्फेयर जो होता है, जॉयफुल एक्टिविटीज जो होती हैं उनको हम फेस्टिविटी कहते हैं। जॉयफुल एक्टिविटीज और एटमॉस्फेयर एसोसिएटेड, और अच्छे से इसको बता देता हूँ, एसोसिएटेड टू अ फेस्टिवल और सेलिब्रेशन। किसी फेस्टिवल में, किसी सेलिब्रेशन में जो जॉयफुल एक्टिविटीज आप करते हो उन जॉयफुल एक्टिविटीज को कहा जाता है फेस्टिविटी। तो ऐसा किसी जॉयफुल एक्टिविटीज को तो यहाँ पर रिफर किया नहीं जा रहा है। यहाँ पर एक साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज किया गया वर्ड स्पैरो डे की फेस्टिविटी को, फेस्टिविटी पर नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन प्रीपोजिशन लगाया, फेस्टिविटी के लिए नहीं आएगा। इवेंट क्या होता है, देखिए किसी भी अकरेंस को, कुछ भी हुआ आप उसको इवेंट कह सकते हैं।
मैंने पेन ये नीचे गिरा दिया, आप इसको भी एक इवेंट कह सकते हैं। मैंने पेन ऐसे उछाल दिया, आप इसको भी एक इवेंट कह सकते हैं। इवेंट वो है जो होता है। इवेंट इज समथिंग दैट हैपन्स। इवेंट रिफर करता है, इवेंट का हिंदी में मतलब होता है घटना। आप इसको भी एक घटना कह सकते हैं। मेरे हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया, इसको भी एक घटना कह सकते हैं। इवेंट का मतलब हो गया समथिंग दैट हैपन्स या अकरेंस ऑफ समथिंग, अकरेंस ऑफ समथिंग। इसी स्पेसिफिक अकरेंस को, इसी स्पेसिफिक इवेंट को हम क्या कह देते हैं, ओकेजन कह देते हैं। तो इवेंट भी यहाँ नहीं आना है क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक इवेंट की बात कर रहे हैं। हमने वर्ड स्पैरो डे की बात की है और उसी के लिए जो हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। तो ओकेजन ही सही लग रहा है अभी तक। प्रोजेक्ट तो बिल्कुल ये नहीं आना है। प्रोजेक्ट का मतलब बिल्कुल अलग होता है। प्रोजेक्ट का मतलब हो जाता है अ पीस of planned work for a particular purpose, for a particular purpose। किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप कुछ एक्टिविटीज को, कुछ काम को प्लान वे में अरेंज कर लेते हैं, उसको कुल मिलाकर जो है प्रोजेक्ट कहा जाता है। प्रोजेक्ट यहाँ इस कंटेक्स्ट में यूज नहीं होता, बिजनेस कंटेक्स्ट में, एकेडमिक कंटेक्स्ट में प्रोजेक्ट को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 123 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाना था। क्या लिखा जाना था आपको, यहाँ पर लिखना था ओकेजन। और वैसे भी ऑन प्रीपोजिशन लगाया गया है। ऑन प्रीपोजिशन किसी ओकेजन को, डे या डेट को रिफर करने के लिए ही लगाया जाता है। 124 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ अबंडेंट वाटर बियरिंग मिनरल्स ऑन द, फिर एक ब्लैंक दिया गया है, ऑफ एन एस्टेरॉयड बेलू। साइंटिस्ट हमारा जो है एक नाउन हो गया, चूंकि कॉमन नाउन है, प्लूरल काउंटेबल है तो हमने इसको प्लूरल लिया है। सब्जेक्ट हो गया हैव डिस्कवर्ड, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया गया प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। डिस्कवर हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। उसके बाद लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि हमारा एविडेंस है। ठीक है, अब इस एविडेंस को रिलेट करने के लिए किसके एविडेंस की बात कर रहे हैं, हमने प्रीपोजिशन के बाद और उसका ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑफ प्रीपोजिशन लगाई है एविडेंस को रिलेट करने के लिए। अबंडेंट वाटर बियरिंग मिनरल से, मिनरल्स हमारा नाउन हो गया, वाटर बियरिंग इसके लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और अबंडेंट भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अबंडेंट का मतलब है इन अ गुड अमाउंट या इन अ लार्ज अमाउंट। गुड कहना सही नहीं समझूंगा मैं। अबंडेंट का मतलब हो गया इन लार्ज अमाउंट, इन एक्सेस। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ अबंडेंट वाटर बियरिंग मिनरल्स। अब देखिए ऑन प्रीपोजिशन लगाया गया है और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है वेयर के रिप्लाई के लिए, एडवर्ब प्लेस, कि ये जो है डिस्कवरी जो हुई है कहाँ पर हुई है, उन्होंने जो एविडेंस डिस्कवर किए हैं आप कहाँ पर किए हैं। अब यहाँ पर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट जो है ब्लैंक में दिया है, सॉइल, ग्राउंड, सरफेस और अर्थ। और ये जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि जो भी यहाँ पर नाउन लिखा जाएगा, इस नाउन को फर्दर रिलेट किया गया है एक एस्टेरॉइड से, और उस एस्टेरॉइड का नाम है बेनू। पहली बात तो मैं आपको बेनू दिखा देता हूँ, ये तो सबसे जरूरी काम है। ये है एस्टेरॉइड बेनू। ये जो है 324 मीटर का आईफिल टावर होता है, 443 मीटर का जो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, और इसका जो डायमीटर है बेनू एस्टेरॉइड का, ये 500 मीटर का डायमीटर है इसका, ये इतना बड़ा है। और ये एस्टेरॉइड की अगर लोकेशन की बात करें हम, तो ये एस्टेरॉइड की लोकेशन है यहाँ पर। ये हमारी अर्थ है और अर्थ से इतनी दूर है एस्टेरॉइड बेनू। अगर हॉरिजॉन्टली इसकी लोकेशन को देखने की कोशिश करें तो ये हमारी अर्थ हो गई और अर्थ से इतनी दूर है एस्टेरॉइड बेनू। अब वापस हमारे जो है क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या समझा रहा था आपको, मैं आपको बता रहा था कि इस ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये लगा हुआ है, और ऑब्जेक्ट में कोई ऐसा नाउन लगा हुआ है जिस नाउन को रिलेट करना है एस्टेरॉइड बेनू से। और ये जो अर्थ है, ये जो ग्राउंड है, ये तो हमारे प्लेनेट के बारे में है। एस्टेरॉइड तो हमारे प्लेनेट से बाहर की चीज हो गई, अर्थ से बाहर की चीज हो गई। मैंने भी लोकेशन दिखाई ना एस्टेरॉइड बेनू की,
तो अगर वेन्यू अर्थ से बाहर की चीज है तो अर्थ और ग्राउंड तो उसके लिए यूज ही नहीं किया जा सकते। देखिए ग्राउंड का मतलब होता है द टॉप सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ हमारे प्लेनेट के लिए यूज किया जाता है और ग्राउंड भी अर्थ की, स्पेसिफिकली अर्थ के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। ग्राउंड और अर्थ दोनों ही ऐसे वर्ड हैं जो हमारे प्लेनेट के लिए यूज किए जाते हैं। मंगल ग्रह की सरफेस को आप ग्राउंड नहीं कह सकते हो, ठीक है। अर्थ की सॉलिड सरफेस, अर्थ की जो टॉप सॉलिड सरफेस है आप उसी को ग्राउंड कह सकते हो, ठीक है। ये ऐसे वर्ड है जो हमारे प्लेनेट से, अर्थ से रिलेटेड है। और इस सोइल की अगर मैं बात करूं, सोइल के बारे में आपको बताना जरूरी है। क्या होती है सोइल? हमारे जो 7वीं 8वीं क्लास में जो सर थे जो कृषि विज्ञान पढ़ाते थे, वो सोइल को बोलते थे मृदा। मिट्टी भी नहीं बोलते थे वो, मिट्टी तो हम बोलते थे, वो बोलते थे मृदा। मिट्टी ये होती क्या है, सोइल होती क्या है? अगर मैं सोइल को डिफाइन करने की कोशिश करूं, कोई मुझसे कहे कि सर 1-2 लाइन में सोइल के बारे में बता दो, तो सोइल का मतलब है द टॉप लेयर और मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस का जो टॉप लेयर है, जो टॉप मटेरियल है, उसको हम सोइल कहते हैं। और वो टॉप लेयर, द टॉप लेयर और मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस विच, ये विच भी ना लगाऊं मैं, कंटेनिंग मिनरल्स। जिस मटेरियल में, जिस टॉप मोस्ट लेयर की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सोइल कह रहे हैं, उसमें क्या होता है? मिनरल्स होता है। द टॉप लेयर और मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस कंटेनिंग मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर होगा, वाटर होगा, एयर होगी, टू सपोर्ट लाइफ और इकोलॉजिकल प्रोसेस। कुल मिलाकर सोइल अर्थ की उस टॉप लेयर को, उस टॉप मटेरियल को, टॉप सरफेस को कहा जा सकता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो, जिसमें मिनरल्स हो, जिसमें वाटर हो, जिसमें एयर हो, जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सके, जो कि इकोलॉजिकल प्रोसेस को सपोर्ट कर सके। इसी तो मिट्टी कहते हैं, यही तो होती है सोइल। इसी में पौधा लगाएंगे तो निकल के आएगा। तो ये जो सोइल है, ये भी एक, ये जो सोइल है, ये भी एक ऐसा वर्ड है जो कि अर्थ से रिलेट करता है। एस्टेरॉइड के सरफेस पर को सोइल नहीं कहा जा सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, वो है सरफेस। और सरफेस इसलिए भी सही है क्योंकि सरफेस का मीनिंग कुछ अलग है। आप किसी भी थिंग के टॉप मोस्ट लेयर को सरफेस कह सकते हैं। आउटर या टॉप लेयर को, किसी भी थिंग के आउटर या टॉप लेयर को आप सरफेस कह सकते हैं। ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है, ये इसकी सरफेस हो गई। ये मेरा पेन है, ये इसका सरफेस हो गया। ये मैं हूं और ये मेरी बाहर की सरफेस हो गई, ठीक है। तो सरफेस का मतलब हो गया आउटर और टॉप लेयर और पार्ट ऑफ समथिंग। ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी थिंग से रिलेट किया जा सकता है। तो 124 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यहां पर आपको लिखना चाहिए था सरफेस। ऑन द सरफेस ऑफ एन एस्टेरॉइड वेन्यू। और किसी सरफेस को रिफर करने के लिए ऑन प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। ऑन तो ग्राउंड, सोइल और अर्थ को रिफर करने के लिए भी लगाया जा सकता था, लेकिन मीनिंगफुल नहीं थे वो। 125, ये रहा आपका 125। क्या लिखा हुआ है? द कार क्लीनर एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू क्लीनिंग माई कार फ्रॉम 1 जुलाई ड्यू टू हिज इल फीलिंग, इल हेल्थ, डिसीज, डिसऑर्डर। देखिए ये जो वर्ड है इल, चलो पहले एक बार सेंटेंस को जो है फटाफट इंटरप्रेट कर लेते हैं, फिर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। क्लीनर हो गया नाउन, कार हो गया इस नाउन के लिए मॉडिफायर जो कि एडजेक्टिव के फंक्शन में, द आर्टिकल लग गया उसको स्पेसिफिक बताने के लिए, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। एक्सप्रेस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, ट्रांजिटिव वर्ब का उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। इनएबिलिटी नाउन, हिज डिटरमिनर।
टू कंटिन्यू यानी कि 2 + V1 यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ पर्पस या रीजन है यहाँ पर कि उसने इनएबिलिटी क्यों एक्सप्रेस की, क्या रीजन था। टू कंटिन्यू क्लीनिंग माई कार, इन्फिनेटिव में जो कंटिन्यू वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट चूंकि वर्ब थी तो उसको जीरेंट फॉर्म में लिखा, और ये जीरेंट खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्लीनिंग के बाद माई कार उसका ऑब्जेक्ट बन गया। फ्रॉम लिखा उस पहली डेट के लिए, प्रीपोजिशन 1 जुलाई इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ड्यू टू लिखा, प्रीपोजिशन एक रीजन को रिफर करने के लिए, और रीजन क्या है, हिज ब्लैंक, ब्लैंक में हमें कुछ भरना है, हिज इल फीलिंग, इल हेल्थ, डिसीज या डिसऑर्डर। देखो सबसे पहले तो मैं आपको इस वर्ड के बारे में बता दूं, इल के बारे में। इल और वेल एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। अगर आपको एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखना है तो इल की जगह लिखा करो बैड, और वेल की जगह लिखा करो गुड। बैड और गुड होते हैं एडजेक्टिव, इल और वेल एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। लेकिन इल और वेल को एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है अगर आप किसी हेल्थ या कंडीशन को रिफर कर रहे हो। केवल हेल्थ या किसी की कंडीशन को रिफर करने के लिए आप इल और वेल को एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेल्थ या कंडीशन को रिफर करने के लिए, कंडीशन को रिफर करने के लिए। एक वो मूवी आई थी, शायद आपने ना देखी हो या देखी हो, 3 इडियट्स, आमिर खान की, बड़ी चली थी वो मूवी। उसमें एक जो है मोटिव था, एक सॉन्ग था, ऑल इज वेल। तो ऑल यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। अगर लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद आना चाहिए कोई कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। फिर वेल को तो मैंने एडवर्ब मैनर बताया, तो वेल को लगा क्यों दिया आप यहाँ पर। एक्चुअली में वेल यहाँ पर रिफर कर रहा है हेल्थ को या कंडीशंस को। एक्चुअली में यहाँ पर ऑल रिफर कर रहा है उन सारे फैक्टर्स को, जो वो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ में जो सारे फैक्टर्स हैं उनको ऑल रिफर करने के लिए लगाया गया है। अगर ऑल उन सारे फैक्टर्स को रिफर कर रहा है तो उन सारे फैक्टर्स की कंडीशन को रिफर करने के लिए वेल को हमने एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया, इसीलिए वो कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। तो इल और वेल जो है एडजेक्टिव हो सकते हैं अगर वो हेल्थ या कंडीशन को रिफर करें, अन्यथा वो एडवर्ब मैनर है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में आप देखेंगे फीलिंग लिखा हुआ है, फील की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जीरेंड लगाया गया है, और इल को यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। अब ये जो फीलिंग है ना, ये अगर इसको जीरेंड के फॉर्म में मानोगे तो ये है वो एक्टिविटी या वो प्रोसेस जिससे आप किसी चीज को फील करते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसको विशेष प्रकार के इमोशंस को रिफर करने के लिए भी हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो फीलिंग अगर नाउन हो गया, जीरेंड है तो वो किसी एक्टिविटी को रिफर कर रहा है, नाउन है तो वो इमोशंस को रिफर कर रहा है, वो जो हम फील करते हैं, वो जो हम महसूस करते हैं। अब ये फीलिंग अगर नाउन है तो इसको इल इसको रिफर करने के लिए एडजेक्टिव के रूप में आया है। अब ये स्ट्रक्चर तो इसकी ठीक हो गई, लेकिन इसका मतलब क्या है। इल फीलिंग रिफर करता है बैड या नेगेटिव फीलिंग को, बैड या नेगेटिव फीलिंग्स को। और कैसी बैड और नेगेटिव फीलिंग, एंगर की, ठीक है, अपसेट या एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है कोई लड़ाई झगड़े की फीलिंग हो किसी के लिए। आपके मन में अगर किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग है तो आप उनको इल फीलिंग कह सकते हैं। आपके मन में, आपके अंदर अगर किसी के लिए झगड़े वाली, विवाद वाली फीलिंग है तो आप उनको इल फीलिंग कह सकते हैं। तो एंगर, अपसेट, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का भी मतलब यही होता है, एनिमोसिटी। तो ऐसा कोई कंटेक्स्ट है यहाँ पर कि जो कार क्लीनर है उसका कोई झगड़ा, कोई विवाद चल रहा है, मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड जा रहा है। इससे ज्यादा सुटेबल वर्ड है इल हेल्थ, ठीक है। हेल्थ यहाँ पर नाउन हो गया और इल इसके लिए परफेक्टली एक एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। हेल्थ या कंडीशन को रिफर करने के लिए इल को एडजेक्टिव की तरह लगाया जा सकता है। तो ये वाली जो फ्रेज है, ये वाली ज्यादा सुटेबल है इल फीलिंग से, क्योंकि इल फीलिंग भी सही तो हो जाता, लेकिन कुछ कंटेक्स्ट ऐसा है हमारे सेंटेंस का कि हमें इल हेल्थ प्रीफर करना चाहिए। ओके,
ऐसा कोई कंटेक्स्ट दिया होता तो हम इल फीलिंग को भी लगा लेते। इल फीलिंग से ज्यादा सुटेबल इल हेल्थ है। यहाँ पर हम मोस्ट सुटेबल वर्ड, मोस्ट सुटेबल फ्रेज लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिसीज वर्ड का मैं मतलब बताऊं तो डिसीज वर्ड रिफर करता है किसी पर्सन की, किसी एनिमल की, किसी प्लांट की इलनेस को। लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जो मेडिकल या क्लिनिकल कंटेक्स्ट में यूज होता है। यहाँ पर कोई मेडिकल या क्लिनिकल कंटेक्स्ट नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं बहस करने के लिए या डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोस करवाने के लिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो वहां पर कोई मेडिकल कंटेक्स्ट होता, कोई क्लिनिकल कंटेक्स्ट होता, तो वहां पर डिसीज को यूज करना सही होता। डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं, इसलिए डिसीज वर्ड को मैं प्रीफर नहीं करूंगा। जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग के साथ साथ एक कंटेक्स्ट भी होता है कि किस कंटेक्स्ट में किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए किस तरह के सिंटेक्स में, स्ट्रक्चर में वो लिखे जाते हैं। ये सारी चीजें आपको आती हैं इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इंप्लीमेंट करने से। इसीलिए एसएससी ने जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो इस तरह से देने शुरू किए वोकैब का यूसेज पे। तो डिसीज को मैं यहाँ लगाना प्रीफर नहीं करूंगा क्योंकि कोई मेडिकल या क्लिनिकल कंटेक्स्ट यहाँ पर नहीं दिया है। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो डिसऑर्डर का मीनिंग है, या डिसऑर्डर रिफर कर सकता है, डिसऑर्डर एक नाउन है और ये रिफर करेगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को। जब बहुत कंफ्यूजन की स्टेट हो तो आप उसको डिसऑर्डर कह सकते हैं, या स्टेट ऑफ अनटाइडीनेस, अनटाइडीनेस और लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसी स्टेट जहां पर अनटाइडीनेस हो या लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, आप उसको डिसऑर्डर कह सकते हैं। डिसऑर्डर के अलावा, इन दोनों मीनिंग के अलावा डिसऑर्डर इलनेस को भी रिफर कर सकता है। डिसऑर्डर का मतलब होता है एन इलनेस ऑफ माइंड और बॉडी। माइंड की या बॉडी की इलनेस को रिफर करने के लिए भी आप डिसऑर्डर को यूज कर सकते हैं। इस मीनिंग में डिसऑर्डर मेडिकल या क्लिनिकल कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। अगर आप डिसऑर्डर को यहाँ पर इस सेंटेंस में लगाने की कोशिश करोगे तो आप डिसऑर्डर को इस मीनिंग में यूज करोगे, लेकिन इस मीनिंग में मेडिकल और क्लिनिकल कंटेक्स्ट में किसी मेंटल इलनेस को रिफर करने के लिए ही डिसऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, और मेडिकल क्लिनिकल कंटेक्स्ट यहाँ पर है नहीं। तो इसलिए जो है डिसऑर्डर भी मैं प्रीफर नहीं करूंगा। सही फ्रेज हो जानी चाहिए थी मेरी इल हेल्थ, जो कि मीनिंगफुल है, मोस्ट सुटेबल फ्रेज है इस सेंटेंस में लगाने के लिए। ये हो गया 125। 126 पे बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड क्वाइट, उसके बाद ब्लैंक लगाया हुआ है, सो आई कन्विंस्ड माई फ्रेंड टू पार्टनर विद मी टू स्टार्ट द वेंचर। ऑप्शन में दिया गया है लुक्रेटिव, डबियस, फ्लरिशिंग, प्रोस्पेरस। अब देखो ये तीन ऑप्शन ना सिमिलर, एक जैसे, ऑलमोस्ट एक जैसे मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड है। समझ लेते हैं। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग गुड माइट हैपन इन द फ्यूचर। प्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग गुड माइट हैपन इन द फ्यूचर। एक ऐसी पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है। या इसको दूसरे शब्दों में लिखने की कोशिश करूं, प्रोस्पेक्ट का मतलब हो जाएगा द लाइकली फ्यूचर सिचुएशन या सिनेरियो। कोई ऐसी सिचुएशन जो फ्यूचर में पॉसिबल हो, कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करूं तो। यहां पर लिखा गया है बिजनेस प्रोस्पेक्ट। बिजनेस प्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि फ्यूचर में फेवरेबल हो सकती है, प्रॉफिटेबल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और फाइनेंस। कोई ऐसी पॉसिबल सिनेरियो, कोई ऐसा पॉसिबल इवेंट जो कि बिजनेस रिलेटेड हो, प्रॉफिटेबल हो, उसको हम बिजनेस प्रोस्पेक्ट कह सकते हैं। बिजनेस प्रोस्पेक्ट का मतलब एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर में फेवरेबल हो सकती है, प्रॉफिटेबल हो सकती है, खूब पैसा कमा के दे सकती है। तो द बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लग गई है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट लगेगा यहाँ पर इस ब्लैंक में।
क्वाइट लगा है एडवर्ब, तो कॉम्प्लीमेंट जो है निश्चित रूप से ही कोई एडजेक्टिव लगेगा। क्वाइट का मतलब हो गया एब्सोल्युटली है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली। द बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड क्वाइट, अब एडजेक्टिव में यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, लुक्रेटिव लगाना चाहिए, डबियस लगाना चाहिए, फ्लरिशिंग या प्रॉस्पेरस। आप जो है ढूंढने की कोशिश करो, मैं आगे का आपको बताता हूं। देखिए आगे लगा है सो कंजंक्शन, और सो कंजंक्शन लगा है इस पहले लिखी गई इंफॉर्मेशन के प्रॉपर रिजल्ट को रिफर करने के लिए। सो कंजंक्शन को हम लगाते हैं रिजल्ट को रिफर करने के लिए, अगर हमें रिजल्ट बताना हो, यानी कि सो कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा गया है वो क्लोज रिजल्ट है पहले लिखी गई इंफॉर्मेशन की। तो द बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड क्वाइट, यहाँ पर कुछ आएगा, फिर उसका रिजल्ट आगे लिखा है। सो आई कन्विंस माई फ्रेंड टू पार्टनर विद मी टू स्टार्ट द वेंचर। सो आई कन्विंस्ड, आई सब्जेक्ट हो गया, कन्विंस हो गया यहाँ पर उस सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब, और कन्विंस चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, और टू पार्टनर यानी कि 2 + V1 इन्फिनेटिव लग गया कन्विंस के रीजन को रिफर करने के लिए। पार्टनर यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है इसलिए विद प्रीपोजिशन लगाया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट लगा दिया गया कि ये जो पार्टनर है किस चीज की पार्टनरशिप के लिए बोला जा रहा है, पार्टनर विद मी टू स्टार्ट द वेंचर, यानी कि ये पार्टनर के रीजन को बताने के लिए है। स्टार्ट यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद आ गया वेंचर। वेंचर का मतलब होता है कोई नया बिजनेस जो कि रिस्की हो, अ न्यू रिस्की बिजनेस, इसको आप वेंचर कह सकते हैं छोटे शब्दों में। अब देखो यहां पर क्या आना चाहिए, लुक्रेटिव, डबियस, फ्लरिशिंग या प्रोस्पेरस। लुक्रेटिव का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं। लुक्रेटिव का मीनिंग है LUCRATIVE। लुक्रेटिव एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग है प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ मनी, प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ मनी, या मैं कहूं प्रॉफिटेबल। ये लुक्रेटिव एडजेक्टिव किसी एक्टिविटी को, किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी जॉब को, किसी डील को या किसी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल रिफर करने के लिए। लुक्रेटिव एडजेक्टिव किसी एक्टिविटी को, किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी जॉब को, किसी डील को, किसी इन्वेस्टमेंट को, ETC लगा देता हूं, किसी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल रिफर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम किसी एक्टिविटी को प्रॉफिटेबल रिफर करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं लुक्रेटिव एक्टिविटी, लुक्रेटिव जॉब, लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड था डबियस। अब देखिए डबियस का मीनिंग होता है डाउटिंग, DUBTING, जो डाउट कर रहा हो, या डाउट कर रहा हो तो या इसका दूसरा मीनिंग आ सकता है नॉट एबल टू बी ट्रस्टेड, मतलब जिसपे भरोसा ना किया जा सके। डबियस का मतलब हो गया डाउटिंग या डाउटफुल, या जिस पर भरोसा ना किया जा सके। अब जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अगर देखो बिजनेस प्रोस्पेक्ट ऐसा है, मतलब बिजनेस की जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी, बिजनेस के द्वारा, बिजनेस के टर्म्स में जिस फ्यूचर पॉसिबिलिटी को हम रिफर कर रहे हैं, अगर वो डाउटफुल है तो क्या मैं अपने फ्रेंड को कन्विंस करूंगा पार्टनरशिप करने के लिए? तो ये तो हमारे मीनिंग के कंटेक्स्ट के बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये तो वैसे ही नहीं आना है। फ्लरिशिंग आ सकता है क्या? फ्लरिशिंग का मीनिंग होता है ग्रोइंग और डेवलपिंग, ग्रोइंग और डेवलपिंग। प्रोस्पेरस का मीनिंग और बता देता हूं, फिर मैं फाइनल शॉट मारूंगा कि क्या आना चाहिए क्या नहीं। देखिए प्रोस्पेरस का मीनिंग हो सकता है, प्रोस्पेरस एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है सक्सेसफुल और वेल्दी, बाई अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। मीनिंग देख रहे हो इनके, बहुत करीब करीब मीनिंग है। या प्रोस्पेरस का मतलब हो सकता है फ्लरिशिंग। प्रोस्पेरस और फ्लरिशिंग जो है एक दूसरे के सिनोनियम माने जाते हैं। कोई भी चीज जो फ्लरिश कर रही है आप उसको प्रोस्पेरस कह सकते हैं। अब आप जरा सेंटेंस को एक बार ध्यान से पढ़िए, उसके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। डबियस तो आना ही नहीं है, क्योंकि डबियस यहाँ पर लिख दोगे तो ये फिर रिजल्ट ये नहीं लिख पाओगे।
अगर बिजनेस ऐसा था, बिजनेस प्रोस्पेक्ट ऐसे थे जिस पर डाउट था, जिस पर भरोसे नहीं कर सकता, तो मैं अपने फ्रेंड को कन्विंस ही नहीं करूंगा। मतलब इस इंफॉर्मेशन का रिजल्ट ये नहीं हो सकता अगर मैं डबियस लिख दूंगा तो, ये तो हटा ही दो। फ्लरिशिंग और प्रोस्पेरस भी नहीं हो सकता। ठीक है, फ्लरिशिंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फ्लरिशिंग का मतलब है ग्रोइंग और डेवलपिंग, और कोई भी एक्टिविटी या कोई भी बिजनेस ग्रो और फ्लरिश तो तभी कर सकता है जब वो एस्टेब्लिश हो। मतलब फ्लरिशिंग आप किसी ऐसे बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं जो बिजनेस पहले से ही एस्टेब्लिश हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेंटेंस के मीनिंग को, उसके कंटेक्स्ट को समझेंगे तो बिजनेस तो, अभी तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट की बात की गई है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट तो एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी को रिफर कर रहा है। अभी तो उसने अपने फ्रेंड को कन्विंस किया है, बिजनेस तो अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है। तो जब बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस तो अभी होना बाकी है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट की बात की जा रही है, जब कोई बिजनेस है ही नहीं तो फ्लरिश क्या कर रहा है फिर? इसका मतलब फ्लरिशिंग तो वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट को मॉडिफाई कर सके या उसका कॉम्प्लीमेंट बन सके। लिंकिंग वो लगाई है ना, तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट हम ऐसा लिखते हैं जो लॉजिकली उसके मीनिंग को कॉम्प्लीमेंट दे सके, कंप्लीट कर सके। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो लॉजिकली उसके मीनिंग को कंप्लीट कर सके। बिजनेस प्रोस्पेक्ट का मतलब है एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, और फ्लरिशिंग का मतलब है जो अभी प्रेजेंट में फ्लरिश हो रहा हो। जब बिजनेस ये तो एक पॉसिबिलिटी है जो अभी एस्टेब्लिश ही नहीं है बिजनेस, उसको आप फ्लरिशिंग नहीं बोल सकते हो, तो ये भी हटा दो। और प्रोस्पेरस का मतलब है सक्सेसफुल या वेल्दी, अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत बहुत पैसा कमाकर कोई सक्सेसफुल हो गया हो या फ्लरिश कर रहा हो तो आप उसको प्रोस्पेरस कह सकते हैं। उस एक्टिविटी को, उस पर्सन को, उस बिजनेस को आप प्रोस्पेरस कह सकते हैं जो बहुत पैसा कमा के रिच हो गया हो, सक्सेसफुल हो गया हो। लेकिन फिर वही बात है, बिजनेस तो अभी एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, अभी तो एस्टेब्लिश होना बाकी है, अभी तो बिजनेस पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। तो आप सक्सेसफुल किसे कह रहे हो, फ्लरिशिंग किसे कह रहे हो? इसलिए प्रोस्पेरस भी यहाँ पर नहीं आना था, यहाँ पर आना था लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब है प्रॉफिटेबल। ठीक है, 126 का फर्स्ट देखिए, किरण पब्लिकेशन में ये और बाकी की किताबें जो भी आपके पास होंगी वहां पर सीधे सीधे ये लिख दिया जाता है 126 का सॉल्यूशन में लुक्रेटिव। आपको ये नहीं बताया जाता कि बाकी के जो वर्ड्स है वो क्यों नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इसमें ही छिपा है असली कॉन्सेप्ट। जब आप ये जानने लगते हैं, जब आप ये समझने लगते हैं कि कोई चीज सही है तो क्यों है, जब आप ये समझ जाएंगे, जब आप ये जानने लगते हैं कि जो कोई चीज गलत है तो क्यों है, यही है एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया आपका 126 का पहला ऑप्शन। 127 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द कंपनी गेव इन टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉइज एज इट फाउंड देम, ब्लैंक दिया हुआ है। द कंपनी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। गेव इन, देखिए गेव इन यानी कि गिव इन की सेकंड फॉर्म लगी है। गिव इन का मतलब होता है टू फाइनली एग्री टू व्हाट समवन वांट्स। कोई आपसे कुछ चाहता है, कुछ करवाना चाहता है, कुछ लेना चाहता है, आपने शुरुआत में मना कर दिया, बट फाइनली आप एग्री कर गए उसकी डिमांड्स को लेकर, उस जो भी वो चाहता है, तो आपने क्या कर दिया, गिव इन कर दिया। फाइनली किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेना या फाइनली किसी के कहने पर कुछ कर देना। ठीक है, तो फाइनली एग्री टू व्हाट समवन वांट्स, जो भी कोई चाहता था उसको फाइनली आप एग्री कर गए, आप गिव इन कर गए। अभी जो गिव इन है ना, ये इंट्रांजिटिव नेचर की बात है। जिस चीज को आप एग्री कर गए, जिस चीज को आप एक्सेप्ट कर गए, उसको रिफर करने के लिए लगाया जाता है टू प्रीपोजिशन, और टू प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट डिमांड्स, यानी कि आप डिमांड्स को लेकर एग्री कर गए। ऑफ प्रीपोजिशन डिमांड्स को रिलेट करने के लिए, डिमांड्स के बारे में बताने के लिए कि डिमांड्स किसकी थी, डिमांड्स थी एम्प्लॉय की। प्रीपोजिशन के बाद लगा उसका ऑफ का ऑब्जेक्ट। एज लगा है यहाँ पर कंजंक्शन की तरह, रीजन को रिफर करने के लिए कि कंपनी ने जो गिव इन कर दिया, जो गिव इन कर दिया डिमांड्स को लेकर, वो क्यों कर दिया। एज कंजंक्शन लगा है यहाँ पर रीजन को रिफर करने के लिए या कोज को रिफर करने के लिए। बिकॉज का सिमिलर मीनिंग वहां होता है यहाँ पर। ये इट हो गया सब्जेक्ट, इट कंपनी के लिए यूज किया हमने। फाउंड हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद लिखा इसका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर फाइंड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है।
और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको पता है, नाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो एडजेक्टिव यहाँ पर आपको 4 दिए हैं ऑप्शन में, इनमें से कोई एक एडजेक्टिव लगाना है जो ऊपर की स्ट्रक्चर को सिंटैक्टिकली भी और सिमेंटिकली भी सेटिस्फाई करे। इलीगल, इलीगल का मतलब है नॉट लीगल, इलीगल का मतलब है नॉट लीगल, ये जो लॉ के अकॉर्डिंग ना हो या जो लॉ के द्वारा अलाउड ना हो, नॉट अलाउड बाय लॉ। तो अगर उनकी डिमांड्स, देखिए दैम किस लिए यूज किया गया है, डिमांड्स के लिए, इट लिया गया है कंपनी के लिए, कंपनी फाउंड द डिमांड्स इलीगल। अगर इलीगल डिमांड थी तो फिर एग्री क्यों कर गई, मीनिंग ही उल्टा कर दिया। इरेशनल का मतलब होता है नॉट रेशनल, रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल। बता देता हूँ, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के बारे में खोलकर इसलिए समझा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि ये वर्ड्स घुमा घुमा कर बार बार पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में नहीं तो एसएससी के किसी दूसरे एग्जाम में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कहीं क्लोज टेस्ट में इनको रखकर जो है आपसे पूछ लेगा, आने के इनके भारी चांस है। अच्छे वर्ड्स हैं सारे के सारे। इरेशनल, इरेशनल का मतलब होगा नॉट रेशनल। एक्चुअली में जो रेशनल है ना उसका मतलब होता है लॉजिकल या बेस्ड ऑन क्लियर थॉट्स और रीजन। कुछ भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो क्लियर थॉट्स और रीजन पर आधारित हो, बेस्ड हो, आप उसको रेशनल कह सकते हैं। रेशनल एक्टिविटी, रेशनल इंफॉर्मेशन, रेशनल रिप्लाई, रेशनल आंसर, ठीक है। तो इरेशनल का मतलब हो गया नॉट रेशनल, मतलब नॉट लॉजिकल, जो लॉजिकल ना हो, या इलॉजिकल, या नॉट बेस्ड ऑन क्लियर थॉट्स और रीजन। उसी मीनिंग को यहां पर चिपका रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। तो क्या वो इलॉजिकल डिमांड्स थी? अगर वो इरेशनल डिमांड थी, इलॉजिकल डिमांड थी, रीजनेबल नहीं थी, तो कंपनी उनको एग्री क्यों कर गई? यानी कि ये वाला जो मीनिंग है ये भी यहाँ नहीं आना है, ये भी जो है मीनिंग को अपोजिट कर देगा। यहाँ पर सही वर्ड हो जाना है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब हो जाता है, यहीं पर लिख देता हूँ, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब हो जाता है अलाउड बाय लॉ, अलाउड बाय लॉ। लेजिटिमेट का एक तरह से सिनोनियम है लीगल, जो लीगल हो। अलाउड बाय लॉ या लेजिटिमेट कह सकते हैं जो रीजनेबल हो, REASONABLE, रीजनेबल और एक्सेप्टेबल। कोई भी चीज जो रीजनेबल है, एक्सेप्टेबल है, आप उसको कह सकते हो लेजिटिमेट। उनकी जो डिमांड्स थी कंपनी को वो एक्सेप्टेबल लगी, वो रीजनेबल लगी, वो अलाउड बाय लॉ थी, वो लीगल डिमांड थी, वो सही डिमांड थी, तो कंपनी ने जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया, कंपनी गिव इन कर गई। फॉर्मिडेबल तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो बहुत ताकतवर हो, जो आपको डरा सके। फॉर्मिडेबल का अगर मैं मीनिंग लिखवाने की कोशिश करूं तो फॉर्मिडेबल के मीनिंग में मैं लिखवाऊंगा, फॉर्मिडेबल का मीनिंग हो जाएगा वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, एंड therefore causing you to have fear or respect for it। कोई चीज इतनी ताकतवर है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है कि वो आपके अंदर डर पैदा कर दे और रेस्पेक्ट पैदा कर दे अपने लिए, तो अब आप उस चीज को, उस ताकत को, उस फोर्स को, उस पर्सन को, उस थिंग को, उस इफेक्ट को फॉर्मिडेबल कह सकते हैं। ये होता है फॉर्मिडेबल का मतलब, ठीक है। इसी तरह से देखिए, स्टूडेंट मुझसे बार बार कहते हैं कि सर वोकैबलरी करा दो। बच्चा, वोकैबलरी ही चल रही है, हम वोकैबलरी के यूसेज को देख रहे हैं सेंटेंसेस के थ्रू, प्रीवियस ईयर के सेंटेंसेस के थ्रू। तो आपको इसी तरह से, इसी तरीके की अप्रोच के साथ इन सेंटेंस को करना है, इन वर्ड्स के मीनिंग को, कंटेक्स्ट को जानने समझने की कोशिश करनी है। आपको देखना है कि किस स्ट्रक्चर में जो है किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए किस तरह की अरेंजमेंट में वर्ड्स लिखे जाएंगे, इस तरह के दूसरे वर्ड्स लिखे जाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।